हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट दिया जा चुका है, जो लगभग 15 दिन पहले दिया गया था। बीच में कुछ कारणों से 15 दिनों तक वीडियो नहीं आ पाई है, लेकिन आज से आपको प्रतिदिन रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक पहला वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 12, 6, 54, 6, 7 बराबर 70। यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सा चिन्ह रखा जाए कि समीकरण दोनों तरफ संतुलित हो जाए। पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है गुणे, ऋण, भागा और धन। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है गुणे, ऋण और भागा और धन। तो पहले स्टार पे गुणा कर देते हैं, दूसरे पे दिया हुआ है ऋण दिया हुआ है, और तीसरे पे भागा और चौथे पे धन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर दोनों तरफ समीकरण संतुलित हो जाएगा तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ गया, 9 आ गया। और यहाँ पे माइनस है, इसका गुणा करेंगे तो 12 छक 72 हो गया, और यहाँ पे प्लस है 7। इसको घटाएंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, और -2 इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 70। मतलब 70 यहाँ भी और 70 यहाँ भी, तो दोनों तरफ का समीकरण संतुलित होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक गोल मेज के परितः बैठे हुए हैं। तो 5 मित्र हैं, एक गोल मेज बना लीजिए। 2, 3, 4 और 1, 5, ये 5 मित्र हो गए। इधर से चलेंगे तो ये बायां होता है, और इधर से चलेंगे तो ये दायां होता है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है ई और डी के पड़ोस में ए बैठा हुआ है। ई और डी के पड़ोस में ए बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम दायां या बायां जो दिया रहेगा उसको देखते हैं। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है बी डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी जो है ये डी के बाएं दूसरे स्थान पे, तो डी अगर यहाँ रहेगा तो इसके बाएं 1 और 2 दूसरे स्थान पे कौन है, बी है। फिर से देखिए, कह रहा है बी डी के बाएं दूसरे स्थान पे है। अब पहला जो हमको दिया गया था लाइन उसको पढ़ते हैं। ई और डी के पड़ोस में ए बैठा हुआ है। ई और डी के पड़ोस में मतलब डी यहाँ पर है और ई यहाँ होगा, तो इसके पड़ोस में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बीच में ही रहेगा क्योंकि ई का भी पड़ोसी है और डी का भी पड़ोसी है। अगर आप ए यहाँ रख देंगे तो वो डी का पड़ोसी नहीं हो पाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, तो ए, बी और सी बचा हुआ, यहाँ पर सी आप फिल कर दीजिए। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, बी के दाएं पड़ोस में कौन बैठा है। बी के दाएं, दायां इधर से चलेगा तो बी के दाएं इधर हो गया। कौन बैठा है, सी बैठा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कोई भी मछली पेन नहीं है। कोई भी मछली पेन नहीं है, तो यहाँ पे ये मछली हो गई। कोई भी मछली पेन नहीं है, तो पेन ये हो गया, नहीं है मतलब क्रॉस कर दीजिए। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी कुंजियां पेन हैं। अब सभी कुंजियां पेन है मतलब कुंजी इस पेन के अंदर आएगी। सभी कुंजी क्या हो गई, पेन हो गई। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। यहाँ पे निष्कर्ष कह रहा है कोई भी कुंजी पेन नहीं है। कोई भी कुंजी पेन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी कुंजी पेन है, तो पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। निष्कर्ष पहला ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कोई भी पेन कुंजी नहीं है। अब कोई भी पेन कुंजी नहीं है जबकि पेन के अंदर ही कुंजी है, तो दूसरा भी आपका गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, कुछ पेन कुंजियां हैं। कुछ पेन कुंजियां हैं मतलब पेन यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से कुछ पेन क्या हैं, कुंजियां हैं। मतलब तीसरा निष्कर्ष आपका सही हो गया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है,
राइट हो जाएगा, यानी कि तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में AEROPLANE को CCTMRJCLG लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में CHOPPER को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है AEROPLANE एरोप्लेन को CCTMRJCLG लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम रिलेशन देख लेते हैं, कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ देखिए ए का कोड कितना होता है 1, ई का होता है 5, आर का होता है 18, इसका 15, 16, 12, 1, 14 और 5, ये हमने कोडिंग कर लिया। इनका भी कर लेते हैं कोड 3, 3, 20 और एम का होता है 13, 18, 10, 3, 12 और 7, ये हमने कोडिंग कर लिया। आपको कोड याद होना चाहिए। अब देखिए 1 से कितना हो गया 3 हो गया, मतलब +2 हो गया। 5 से 3 हो गया -2 हो गया। 18 से 20 हो गया +2 हो गया। 15 से 13 हो गया मतलब कि -2 हो गया। 16 से 18 +2 मतलब +2 -2 +2 -2, इसी तरह से ये करते जा रहा है आगे। तो यहाँ पर भी आप +2 और -2 करेंगे। तो कोडिंग कर लीजिए 3, 8, 15, 16, 16 और यहाँ पे 5 हो गया और ये 18 हो गया। अब देख लीजिए पहले क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे प्लस किया हुआ है +2, तो +2 करेंगे 3, 2, 5 मतलब ई का हो गया 5। दूसरे में माइनस किया हुआ है, 8 में से अगर 2 को घटाते हैं कितना आ जाएगा 6, 6 किसका होता है एफ का होता है। ओ 15 है, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 15, 2, 17 किसका होता है क्यू का होता है। अब पी देख लीजिए पी 16 है, इसमें हमको क्या करना है घटाना है, प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा 14, 14 एन का होता है। देख लीजिए किसी ऑप्शन में इतना मिल रहा है। तो EFQN केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन भी देखते चलिए। आधा करने पर ही हमारा आंसर मिल जा रहा है, तो हमको और समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दाब का जो संबंध पास्कल से है और विद्युत का जो संबंध वाट से है वही संबंध ऊष्मा का किससे होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, विद्युत का मात्रक वाट होता है, तो ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। यहाँ पर आपको मात्रक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में GOODLUCK को MEWNFQQI लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में FORTUNE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप कोडिंग कर लीजिए। जी का कोड कितना होता है 7 होता है, ये 15 हो गया, 15, 4, 12, 21, 3 और के का कितना होता है तो 11 होता है। एम का देखिए एम का 13, 5, 23, 14 और एफ का 6, क्यू का 17, यहाँ 17 और ये 9। अब देख लीजिए कौन सा संबंध बन रहा है, यहाँ 13 है तो 7 से 13, 15 से 5 और 15 से 23 इस तरह से नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए 7 से क्या हो गया 9 हो गया, यानी कि 7, 2, 9 +2 हो गया। 15 से 17 हो गया +2 हो गया। 15 से 17 हो गया, यहाँ पर भी +2 हो गया। 4 से 6 हो गया, 4, 2, 6। 12 और 14 2 ऐड हो गया। 21 और 2 23, 3 और 2 5 और 11 और 13। मतलब यहाँ जो कोड है उसमें 2 बढ़ा के इधर से लिख रहा है और इधर से लिखता जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका कोड कितना होता है। सबसे पहले कोडिंग कर लीजिए। एफ का होता है 6, 15 और आर का होता है 18, टी का होता है 20, 21, 14 और 5। तो एफ का 6 है, 6, 2, 8, 8 होता है एच का। उसके बाद 15, 2, 17 क्यू का होता है। 18 और 2, 20 टी का होता है। 20, 2, 22 वी का होता है।
और 21 2 23 डब्ल्यू का होता है, 14 2 16 16 होता है आपका पी का, और 5 2 7 7 होता है जी का। यही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। जी पी, तो जी केवल एक ही ऑप्शन में है, आप केवल एक को चेक करके ही आंसर अपना दे सकते थे। पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है जी पी डब्ल्यू वी टी क्यू एच। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन को आप देखते चलिएगा तो आपका थोड़ा सा समय बच सकता है। यहाँ पर आपने केवल इसी का अगर आप कोड पता करके और जी को यहाँ पे आप प्राप्त कर लेते तो आपका आंसर आ जाता, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर एक कागज़ है, कागज़ के टुकड़े को मोड़ा गया है और उसके बाद उसमें कट लगाया गया, 3 कट लगाया गया है। तो पहली बार इधर से मोड़ा गया, दूसरी बार इधर से मोड़ा गया और यहाँ पे 3 कट लगाए गए हैं। अब इसको जब ओपन करेगा तो किस तरह से दिखेगा, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले इधर ओपन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा और ये चीज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको जब ऊपर ओपन करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। अब देख लीजिए ये कहाँ पर दिख रहा है, तो सी में और डी में दिख रहा है। तो सी में आपका ये चीज़ यहाँ पे एकदम टच कर दिया इस गोले में, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूर है, थोड़ा सा दूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप ध्यान से देखिए, सी आंसर नहीं होगा, डी ही आंसर होगा। अब आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न में कह रहा है विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर ए, फर्स्ट में देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे डी आएगा। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसमें एक एक की वृद्धि, ए है तो यहाँ बी कर दिया, बी के बाद सी, तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। अब देख लीजिए एस, एस के बाद एस का कितना होता है 19, यू का कितना होता है 21 और डब्ल्यू का होता है 23, यानी कि 19 2 21, 21 2 23, 23 2 कितना होता है 25, 25 होता है वाई का, वाई हो गया। देख लीजिए डी वाई किसी ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाई 2 ऑप्शन में है, एक और देख लीजिए यहाँ है डी मतलब 4 और ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, तो 4 3 7, 7 3 10 और 10 3 13, 13 होता है एम का, यानी डी वाई एम। डी वाई एम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। यानी 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी आर यू पी टी अनुपाते बी जेड यू क्यू यू एन समानुपाते एस यू डबल डी ई एन अनुपाते क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले कोड कर लीजिए, यहाँ 1 2 18 21 16 और 20, ये आपका है 2 26 और यहाँ पे आपका 21 17 21 और 14। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो 1 से 2 हो गया, मतलब +1 हो गया, +1 हुआ। फिर 2 से कितना हो गया 26, 26 मतलब घट गया, कितना घट गया 2 घट गया, यानी कि -2। 18 से 21, तो 18 और 3 21 +3। फिर यहाँ पे 21 से कितना हो गया 17 हो गया, मतलब कि 17 4 21, यहाँ घट गया -4। अब यहाँ देखिए 16 से कितना हो गया 21, 16 और 5 21, यानी कि +5। और यहाँ पे 20 से 14 हो गया -6। यही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ देख लीजिए एस का होता है 19 21 और 4 4 5 और 14। तो 19 में आपको +1 करना है, तो 20, 20 किसका होता है टी का होता है। 21 -2 मतलब 19 एस का होता है। 4 और 3 7 जी का होता है। और 4 में 4 अगर आप घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। 4 से 4 घटा देंगे फिर 26 आ जाएगा, यानी कि जेड आ जाएगा। अब 5 में आपको 5 ऐड करना है, 10 हो जाएगा, तो जे हो गया 10 का। और 14 में आपको 6 घटाना है, तो 8 और 6 14, यानी कि एच हो गया। टी एस जी देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, टी एस जी जेड जे
एच, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। कोड आपको पता होना चाहिए, जब आपको कोड पता होगा तो आप आसानी से इसका उत्तर दे लेंगे। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो किस चिन्ह को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं भागा और गुणा। तो अगर हम भागा और गुणा को प्रतिस्थापित करते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं, यहाँ भागा कर देते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 में इससे गुणा करेंगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, 4 चौक के 16, 8 चौक 32, लगभग 192 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ प्लस माइनस है तो 21 आएगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इतना आपको दिमाग लगाना है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं माइनस और भागा, मतलब माइनस को भागा कर देते हैं और भागा को माइनस कर देते हैं, तो ये तो कटेगा नहीं, पूरी 4 से दशमलव में आ जाएगा। दूसरा भी नहीं होगा, 4 से भाग देंगे 5 में तो पूरी तरह से नहीं कटेगा। तीसरा देखते हैं गुणे और धन, मतलब धन को गुणा कर देते हैं, गुणा को धन कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 12 चौक 48, 4 हो गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 3 हो गया, और ये 5 दिया 15, 15 और 4 19, 4 घट जाएगा तो फिर से 15 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर। 3 ऑप्शन आपने चेक कर लिया, चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चेक करके आप देख लीजिएगा। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, आईपीएल का जो संबंध क्रिकेट से है वही संबंध विंबलडन का किससे होगा। तो आईपीएल क्रिकेट से संबंधित होता है, विंबलडन किसका टूर्नामेंट है, टेनिस का टूर्नामेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विंबलडन किसका टूर्नामेंट है, टेनिस का टूर्नामेंट है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, यदि CAPACITY को 81 के रूप में तथा VOLUME को 91 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो AMOUNT को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले आप कोडिंग करके ऐड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 3 1 16 1 3 9 20 और 25, तो 5 9 5 14, 14 3 17, 1 18, 18 6 24, 24 और 4 28, 8 हो गया। 2 यहाँ पे कैरी हो गया, 2 2 4, 4 1 5 2 7, 78 हुआ। और यहाँ पे 81 है, मतलब इसमें हमको 3 ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करिए, यहाँ हो गया 22 15 12 21 13 और 5, तो 5 3 8, 1 9 2 11, 11 5 16 और 16 और 2 18, 8 हो गया, 1 हासिल हो गया। 1 2 3 1 4 1 5 2 7 और 1 8, 88 हो गया। इसमें भी अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो 91 आ जाता है, यानी कि जितना टोटल ऐड करने पे आ रहा है उसमें हमको 3 और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 1 हो गया, 13 हो गया, 15 21 14 और 20, तो यहाँ पर 4 1 5 5 10 3 13 और 1 14, 4 हो गया, 1 हासिल हो गया। 2 1 3 2 5 2 7 और 1 8, 84 हो गया। इसमें +3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 87, यही हमारा राइट आंसर हो गया। 87 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। केवल आपको कोड को ऐड करना है, और इन दोनों में जितना ऐड करने पे आ रहा था उसमें 3 हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है, तो इसमें भी हमको 3 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो 87 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, यदि DONKEY को 88 के रूप में तथा SPARROW को 79 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो PEGION को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। अब सबसे पहले आपको कोडिंग करना है, और कोड करके ऐड कर लीजिए, अगर आ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 और O का होता है 15, 14 11 5 और 25, तो 25 और 5 30, 30 और 5 35, 10 45 और 10 55, 55 5 60, 10 70 4 74, तो यहाँ पे केवल 74 ही आ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है 88, मतलब ये नहीं होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमको कुछ दूसरा विकल्प सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अपोजिट हम देखते हैं, अगर अपोजिट का दिया होगा तो उसका अपोजिट का कोड करने पे 88 आ जाएगा। तो डी का अपोजिट कितना होता है, तो डी का अपोजिट W होता है, O का L होता है, N का M होता है,
के का पी होता है और ई का वी होता है, वाई का बी होता है। अब इसका कोड आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यू का कोड होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 23 और एल का होता है 12, एम का होता है 13, पी का 16 और वी का होता है 22 और बी का 2। तो 2 2 4 10 13 15 और 3 18, 8 हो गया। और यहाँ एक हासिल हो, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 और 1 8, 88। मतलब यहाँ पे अपोजिट का कोड आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने देखा अपोजिट का कोड ऐड किया तो 88 आ गया। इसका भी अपोजिट आप देख लीजिए अब सीधे। तो पी का कितना होता है, पी का अपोजिट क्या होता है, तो के होता है, ई का वी होता है, जी का टी होता है, आई का आर होता है, ओ का एल होता है और एन का एम होता है। इनका कोड देख लीजिए। तो के का कोड होता है 11 22 20 18, एल का होता है 12 और एम का 13। तो 3 2 5 8 5 13, 13 2 15 और 1 16, 6 हो गया। 1 1 2 1 3 2 5 2 7 1 8, 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 96। देख लीजिए 96 कहीं आ रहा है, 96 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। कोड आपको पता होना चाहिए और अपोजिट भी आपको पता होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है उसमें ये सारे ट्रिक को हमने बताया हुआ है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। 14वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है कुछ कुर्सियाँ खिड़कियाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ खिड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे बना लीजिए, ये हो गई कुर्सी, कुछ कुर्सियाँ खिड़कियाँ हैं, ये खिड़की हो गई। आगे कह रहा है सभी खिड़कियाँ बोर्ड हैं, सभी खिड़कियाँ बोर्ड हैं, सभी खिड़कियाँ बोर्ड हो गई। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है सभी कुर्सियाँ बोर्ड हैं, सभी कुर्सियाँ बोर्ड हैं। तो केवल कुछ भागी कुर्सियों का बोर्ड है। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या हो गया, गलत हो गया। पहला निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है सभी बोर्ड खिड़कियाँ हैं, सभी बोर्ड खिड़कियाँ हैं, सभी बोर्ड खिड़कियाँ नहीं है, सभी खिड़कियाँ बोर्ड हैं, यानी कि दूसरा भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 आंसर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है 2 4 8 32 256। यहाँ पे क्या हो गया आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या में गुणा करके आगे लिख दे रहा है। जैसे देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 को यहाँ पे लिख दे रहा है। अब 8 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 को यहाँ लिख दिया। अब 32 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, उसको यहाँ लिख दिया। तो अब 256 में जब हम 32 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 256 गुणे 32, इसका आपको गुणा करना है और आंसर कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसका राइट होगा। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो 15वें प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो फिगर है ये दिया हुआ है इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। और 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, किस ऑप्शन में ये फिगर आपको मिलेगा, ध्यान से आपको देखना है। तो पहले ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा, दूसरे में भी नहीं मिलेगा, तीसरे ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, तो चौथा ऑप्शन ही बच रहा है। चौथा ऑप्शन ध्यान से देखिए, चौथे ऑप्शन भी आपका यह आकृति मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ध्यान से देखिए आपको दिख जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कौन सी विकल्प आकृति दी गई आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक फिगर बनाया गया है। अब इस फिगर में अगर आप
इसको पूरब, इसको पश्चिम और इसको उत्तर, इसको दक्षिण मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पूरब और ये पश्चिम हो गया। जब इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जा रहा है तो यहाँ पे आपका उत्तर और दक्षिण में ब्लैक कर रहा है, यानी कि जो पोर्शन यहाँ पे ब्लैक कर रहा है ये पूरब पश्चिम में था और इधर जब आया तो उत्तर दक्षिण में हो गया है। तो जो आपका ये फिगर है इसमें भी आपका पहले जो ब्लैक भाग है ये पूरब पश्चिम है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ उत्तर और दक्षिण होगा। तो चारों ऑप्शन में देख लीजिए, पहले यही आप चेक कर लीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं उसमें देख लीजिए, तो बी और डी तो आपका कैंसिल हो गया, ए और सी आपका हो सकता है। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे आपका सर्कल जो है ये पूरब में है, लेकिन जब अगले स्टेप में जा रहा है तो ये आपका पश्चिम में हो जा रहा है। यहाँ पर भी सर्कल कहाँ पे है, पूरब में है, तो अगले स्टेप में जब जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, ये पश्चिम में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पश्चिम में किस में है, तो ए और सी में से ए में आपका पश्चिम में दिख रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। सी आपका नहीं होगा क्योंकि सी में सर्कल यहीं पे है, सी में सर्कल यहीं पे है, जबकि सर्कल कहाँ पे होना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ध्यान से देखना है, आपका आसानी से आंसर आ जाता है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न भी सेम उसी तरह है, उस आकृति का चयन करें जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो 18वें प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है। कमेंट करके आप बताइए अगर आप समझ रहे हैं। कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार इस दी गई संख्याओं के समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 12, 30 और 204, इसमें क्या संबंध हो रहा है, वही संबंध आपको इन चारों ऑप्शन में देखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर आप 12 और इसका गुणा करते हैं तो 12 या 36, 360 हो जाता है, ज़्यादा आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 12 का अगर आप वर्ग करते हैं, 12 का वर्ग करेंगे कितना हो जाता है, 144। अब 144 यहाँ है 204, हमें 60 और चाहिए, यहाँ पर 30 है, तो 30 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो 30 दूनी 60, यानी कि कितना हो गया, 204 हो गया। यानी इसका हम वर्ग कर रहे हैं और इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं। यही स्टेप हमको फॉलो करना है। यहाँ देखिए 9 का वर्ग अगर करते हैं तो 9 9 81 और 12 दूनी 24, 225 नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 और 15 दूनी 30, यहाँ पर भी 236 नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं 4 चौके 16 और 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 28 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 20 का दूना 40, कितना हो गया, 265। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये सब प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, 6 व्यक्ति विनय, माधव, नीलेश, सागर, अरविंद, राजेश 2 पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़े हैं और हर पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। तो 2 पंक्ति बना लीजिए, 1 और 2। यहाँ पर भी 3 व्यक्ति हैं और यहाँ पर भी 3 व्यक्ति हैं। आगे कह रहा है, नीलेश ठीक अरविंद और सागर के बीच में है। तो नीलेश जो है वो अरविंद और सागर के बीच में है, तो कहीं भी बैठा दीजिए नीलेश, अरविंद और सागर, यानी कि नीलेश बीच में रहेगा और अरविंद और सागर दोनों में से किसी स्थान पर हो सकते हैं। यहाँ पर भी सागर हो सकता है और यहाँ पर अरविंद भी हो सकता है, लेकिन जो कह रहा है प्रश्न में कि नीलेश अरविंद और सागर के बीच में है, तो हमने बीच में बैठा दिया। आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, नीलेश विनय के सामने नहीं है, यानी कि नीलेश जो है वो विनय के सामने नहीं है, तो विनय यहाँ पर नहीं होगा। विनय यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, दोनों स्थान पे हो सकता है। आगे कह रहा है, माधव अरविंद के सामने है। तो माधव जो है वो अरविंद के सामने कौन है, यहाँ पे माधव बैठा हुआ है। तो अब विनय यहाँ पे हो नहीं सकता, विनय है ना, हाँ विनय यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो विनय कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब एक कोई बच रहा है, देख लीजिए कौन बच रहा है। तो यहाँ पे हो गए विनय, माधव, नीलेश, सागर और अरविंद। राजेश बच रहे हैं,
तो राजेश को आप यहाँ पे बैठा दीजिए। अब आपसे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, राजेश कहाँ खड़ा है। राजेश कहाँ खड़ा है देख लीजिए। ए कह रहा है विनय के सम्मुख, तो विनय के सम्मुख मतलब सामने, विनय के बगल में है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है विनय और माधव के बीच में, तो विनय और माधव के बीच में राजेश है, यही आपका राइट आंसर होगा। आगे भी चेक कर लीजिए, विनय और अरविंद के बीच में, तो विनय और अरविंद यहाँ पे हैं। नेक्स्ट कह रहा है सागर के सम्मुख, सागर के सम्मुख मतलब सागर के सामने नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी कह रहा है विनय और माधव के बीच में, तो विनय और माधव के बीच में राजेश बैठा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम दिन में लगभग 2 या 3 शॉर्ट वीडियो देते हैं, जिसके माध्यम से आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाता है। आप उन वीडियो को भी देखा कीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। कम समय में आपको अच्छे प्रश्नों की जानकारी प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।